मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस वचन के साथ कि हम हर सुबह आपसे मुलाकात करेंगे, मैं प्रिया अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत करती हूं। 8 बजे से 9 बजे तक हम लाइव रहने वाले हैं और आज का हमारा प्रोग्राम भक्तिमय राममय होने वाला है। तो इसी के साथ हम बात करेंगे अपने उन साथियों, उन दोस्तों के बारे में जो भारत से दूर बैठे हुए हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये बता दूं कि इन पंक्तियों की शुरुआत मैंने क्यों की। 22 तारीख हम सब के लिए ख़ास होने वाली है क्योंकि 22 जनवरी को हम सभी राम की भक्ति में लीन होकर अपने घरों में बैठकर राम को और ज़्यादा याद करने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या सज रही है, नगर के गली कूचे भी चमकाए जा रहे हैं, उत्सव का माहौल है। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या के मंदिर में रामलला विराजेंगे। जी हाँ, 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान बनेंगे। आपको एक बात मुझे जो है शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1991 में लेके जाना चाह रही हूँ। साल 1991 की बात है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ एक शख्स थे, एक युवा नेता मैं कहूँगी। उस वक्त वो गुजरात के प्रभारी माने जाते थे और वो उनके साथ थे। और जब उनके साथ वो अयोध्या गए थे तो अयोध्या में जाने के बाद उनके मन में विचार आया कुछ। उन्होंने जब बातचीत की वहाँ के साथियों से, तो उनके साथियों से बातचीत करने के बाद उनके साथी ने उनसे एक सवाल किया था कि अब अयोध्या कब आओगे? तो उन्होंने कहा था जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये थे नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने शायद अपने आप से ये वचन लिया था, अपने आप से ये वादा किया था कि एक दिन मैं इसकी प्राण प्रतिष्ठा में अहम शख्स हूंगा और शायद इसके कारण भी बनेंगे। और आज की तारीख, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे भारत के साथियों के लिए भी खास है। पिछले साल आपको याद है ना, इंदौर, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये इंदौर नहीं है, ये एक ऐसा दौर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। स्वच्छता की श्रेणी में तो वो नंबर 1 आता ही रहा है, लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हाँ, आज हम NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इतना है कि हमारे विदेश में जो हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, जो हमारे भारतीय हैं, वो दूसरे भारतीय से मिल सकें और हमारी मिट्टी से जुड़े रहें, चाहे दुनिया के वो किसी भी कोने में रहे। तो खूबसूरत पंक्तियाँ उनके लिए हैं कि जब विदेश में एक भारतीय दूसरे भारतीय से गले मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वर्षों बिछड़े किसी अपने से मिल रहा है। और इसका उदाहरण पेश करने के लिए हमने विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है जो 25 से ज़्यादा देशों में घूम चुके हैं, अपने साथियों से मिलते हैं और उनका क्या अनुभव होता है ये हम उनसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि तिथि, विचार, इतिहास ये भी आपको पहले बता देते हैं। तो तिथि से शुरुआत करते हैं। आज की तिथि क्या कह रही है? विक्रम संवत 2080 पौष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 9 जनवरी आज की तारीख है। साल शुरू हो चुका है, खूबसूरत नया साल 2024 और दिन है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही दूरदर्शन परिवार कामना करता है। जिन सभी का के लिए आज का दिन खास है, यानी किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी का बर्थडे होगा, तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे प्रवासी भारतीय को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आज दिवस उनके लिए खास है। तो अब एक विचार जो हमारा पूरा दिन बनाने वाला है, तो क्या कहता है सुविचार, देखते हैं। विचार कुछ इस तरह कह रहा है कि अहंकार में तो तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो बिल्कुल भी नहीं, जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे मुझे ऐसा लगता उतनी ही हम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इतिहास के पन्नों में 9 जनवरी और किस तरह से खास है, आइए आपको बताते हैं। तो इतिहास में आज है सबसे पहले 1793 की बात। दुनिया के पहले गर्म हवा के गुब्बारे ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उड़ान भरी थी। 1811 विश्व में पहली बार महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया।
1915 जिसकी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद महात्मा गांधी बंबई पहुंचे थे और यहां से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत की थी। 1972 इस बात का ऐलान किया गया कि 71 में फीचर फिल्मों के निर्माण के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर रहा और इस अवधि में यहां कुल 433 फीचर फिल्मों का निर्माण हुआ। 1963 देश में स्वर्ण नियंत्रण उपायों की घोषणा हुई। 1982 भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान दल अंटार्कटिका पहुंचा। 2001 बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने के संबंधी विधेयक मंजूर किया गया। 2002 माइकल जैक्सन को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया। अब 2012 लियोनेल मेसी ने लगातार दूसरे साल फीफा का बैलोन डियोर यानी सर्वश्रेष्ठ बॉलर का पुरस्कार अर्जित किया था। और अब बात जन्म दिवस की, तो सबसे पहले मैं ऑलराउंडर बॉलीवुड के एक्टर की बात कर लेती हूँ, फरहान अख्तर। आज उनका जन्म दिवस है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। देख लीजिए चेहरा आपने, कोई नया नहीं है, जावेद अख्तर साहब के ये सुपुत्र हैं और इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग, गायकी, निर्देशन तमाम विधाओं में महारत हासिल कर रखी है। और अब 1922 में जिनका बर्थडे आज सेलिब्रेट किया जाता है, आज की तारीख में 1922 में जिन्होंने जन्म लिया था, उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। ये इनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। भारतीय चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1922 में इनका जन्म हुआ था। और अब जिक्र अगली पर्सनालिटी, सुंदर पर्सनालिटी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व वो खूबसूरत भी है और नाम में भी सुंदरता जुड़ी है। सुंदर गुणा जी की मैं बात कर रही हूँ। 1927 में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी का आज ही का दिन जन्म हुआ था। और जो पंक्तियां मैंने गुनगुनाई थी, अगर पुराने दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले आप रामायण को जानते होंगे, तो रामायण जिसने भी देखी होगी, वो पंक्तियां जिन्होंने गुनगुनाई थी, दरअसल वो पार्श्व गायक थे महेंद्र कपूर साहब और उनका आज जन्म दिवस है। अपनी आवाज़ के जादू से लाखों दिलों पर राज करने वाले जो महेंद्र कपूर जी, उनकी तस्वीर हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्म दिवस की। अब आ जाते हैं बिना देर किए विषय और विशेषज्ञों पर। तो हम जो बात करने वाले हैं अयोध्या में राम की, यानी कि जब भी हम सोचते थे अयोध्या के बारे में तो विवाद सबसे पहले आता था। उस विवाद को दूर कर कर जो एक माहौल तैयार किया है, सज गया राम का दरबार, प्राण प्रतिष्ठा को अयोध्या हो गई है तैयार। और इसी के साथ बात कर लेंगे विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रदूत। ये शब्द दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भारत के राष्ट्रदूत है हमारे प्रवासी भारतीय। ये दो अहम विषय पर हम चर्चा करने वाले। तो बिना देर किए हम स्वागत कर लेते हैं राममय माहौल जो तैयार करने वाले हैं, वो है नीलिम त्रिपाठी जी। ये भी हमारे यहाँ उपस्थित होते रहते हैं। जब भी हमें भजन, भक्ति या किसी भी ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करनी होती है तो नीलिम सर को हम आमंत्रित कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और प्रवासी भारतीय दिवस पर चर्चा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए और उसके उद्देश्यों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने प्रदेश के शिक्षाविद। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले मुझे लगता है ट्विन क्लब शुरू करने वाले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभिषेक खरे साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। करियर काउंसलर भी, बहुत बड़ा इनका परिचय है। फिलहाल तो मैं इनको इस तरह से संबोधित करूंगी कि सर आपने 25 देशों से भी ज़्यादा देशों में भ्रमण किया है, इतने सारे हमारे साथियों से आप मिले हैं जहां मुझे लगता है भारत से बाहर मैं तो नहीं गई हूँ। कैसा आपका अनुभव है? सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आज का जो विषय है प्रिया, बहुत ही शानदार विषय है, बहुत अच्छा विषय है। जिस तरह से अगर हम बात करें 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, एक महान प्रवासी भारतीय, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने प्रवासी भारतीयों की जो सशक्त परंपरा है, महत्वपूर्ण परंपरा है, इतनी ही इम्पोर्टेंट परंपरा है, उसको आगे बढ़ाया। आज के जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, NRI हैं, वो इतनी बढ़िया तरीके से भारत के सॉफ्ट पावर को दर्शा रहे हैं। भारत की जो शक्ति है, इकोनॉमी है, भारत का विदेश में जो मान है, सम्मान है, वो जो सब बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो NRI कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं किस तरह से लगभग देखिए 116 से अधिक देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं और 200 से अधिक लीडर इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारे पूरे वर्ल्ड का, उसमें इंडियन है। तो ये हमारा सीधा सीधा सॉफ्ट पावर है।
और अगर हम इसी को बात करें कि कैसे बहुत कम देश हैं दुनिया में जिनके नागरिकों ने विदेश में जाके मान सम्मान उस देश का बढ़ाया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी उस देश के लिए, बल्कि वहां पे वो ललायत रहते हैं कि भारतीय आए, भारतीय हमारे लिए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दें। तो ये सॉफ्ट पावर है, और यही सॉफ्ट पावर को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2003 से हमारे यहाँ भी प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे शुरू किया गया। 15 से 2 साल में एक बार कर दिया गया है, और लास्ट ईयर का तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि इंदौर में आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद ही संबोधित किया। ये हमारे एम्बेसडर हैं। यहाँ मैं अगर अपने अनुभव के साथ आपको बताऊं तो देखिए, इस अनुभव को ऐसा है कि अब जब मैं भारत से बाहर जाता हूँ, पिछले 4-5 साल की अगर मैं बात करूं, तो सिनेरियो बहुत बदल गया है। मतलब जब देखते हैं विदेश में भारतीय, जब हम बताते हैं कि हम इंडियन हैं, भारत से आए हैं, तो बहुत सम्मान से देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है, क्यूरियोसिटी जो के साथ वो बातचीत करते हैं, वो हमसे जानना चाहते हैं भारत के बारे में, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो सम्मान का भाव है उनकी जो आंखों में दिखता है वो तो अनमैच्ड है। मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल से अभी बताता हूँ। मैं अभी सितंबर लास्ट वीक में इजराइल में था, तो इजराइल के और भारत के संबंध तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा भाषा की समस्या आती है, जैसा आपको पता ही है। तो हम कहीं तेल अवीव जो कैपिटल है इजराइल की, उसमें घूम रहे थे, तो कुछ भटक गए। वहाँ पे क्या हुआ कि एक महिला मिली, तो उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी इंग्लिश में, तो हमने बताया कि हम कुछ खो गए हैं, कुछ गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि हमें इस जगह जाना है। तो उसको प्रॉब्लम हुई इंग्लिश में। तो फिर वो उसके बाद उसने अपने किसी साथी को कॉल किया जो थोड़ा इंग्लिश जानती थी, फिर उसने हमसे बात की और साथ में उसको ये बोला फोन पे कि ये इंडियन है, हमारे दोस्त हैं, तो इनकी हेल्प करना ही करना है। और ना सिर्फ उसने हमारी हेल्प की, बल्कि उसने अपना नंबर शेयर किया हमारे साथ कि आपको अब जितने दिन आप इजराइल में हैं या तेल अवीव में हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल करिए। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं जिस तरह से कैसे भारत का जो मान है विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। और उसके सबसे बड़े एम्बेसडर हैं हमारे एनआरआई भाई, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं। उन्होंने जिस शानदार ढंग से, चाहे हम किसी भी विश्व के विकसित देशों की बात करें, अविकसित देशों की बात करें, विकासशील देशों की बात करें, जिस तरह से वहाँ की लोकल इकोनॉमी में योगदान दिया है, वहाँ की साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में योगदान दिया है, वो अनमैच्ड है। इसीलिए आज भारतीयों का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ये भारत का समय है, और प्रवासी भारतीयों ने उस समय को कहाँ पहुंचा दिया, मतलब किस सम्मान के साथ आज लोग देख रहे हैं, आज हमारे जो नेतृत्व है उनके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बातचीत हम बिल्कुल कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको पता है कि राम की भक्ति में इतना लीन हो गई उस भजन को गुनगुनाने में कि दर्शकों को ये बताना भूल गई कि हमारे फोन नंबर्स नोट हैं कि नहीं है। नहीं है तो डिस्प्ले करवा देते हैं, 0755, ये हमारा भोपाल का कोड है, 2660049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, 180023300040, ये टोल फ्री नंबर है, यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। 8 बजे से 9 बजे तक हम लाइव रहेंगे। हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, यानी 8 बज चुके हैं, अब 9 बजे तक हम आपके साथ रहने वाले। तो बिना देर की जल्दी से फोन उठाइए, चाहे तो प्रवासी भारतीय दिवस पर चर्चा कर लीजिए अभिषेक सर से, और या फिर अब हम जिनसे बात करने वाले हैं, नीलिम त्रिपाठी सर, ज्योतिषाचार्य जाने माने, उनसे बात भी कर सकते हैं आप। सर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैं सवाल रखूं, मैं एक महत्वपूर्ण शख्स के बारे में जिनका नाम है अकबर ताज साहब, उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगी। एक सवाल रखने से पहले, मशहूर दृष्टिबाधित कवि हैं ये, इनके बारे में बताना चाहूंगी। पुरातन नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य, दिव्य और अद्भुत मंदिर में विराजित होंगे। इसके चलते अयोध्या में कई आयोजन होने वाले हैं, और 14 जनवरी के एक आयोजन में खंडवा के मशहूर दृष्टिबाधित कवि अकबर ताज को अयोध्या से रामभद्राचार्य जी का बुलावा आया, और अकबर ताज अयोध्या में काव्य पाठ करने वाले हैं। जगत गुरु ने निमाड़ के इस शायर को विशेष निमंत्रण भेजकर काव्य पाठ करने के लिए बुलाया है। तो आइए छोटी सी झलकी दिखाते हैं। जी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं, उन्होंने निमाड़ के शायर को, मध्य प्रदेश के शायर को विशेष निमंत्रण भेजकर काव्य पाठ करने के लिए बुलाया, और भगवान राम पर इनके द्वारा पूर्व में किए गए पाठ निवेदित करना चाहता हूं। साहब देखें कि प्रिय हुए।
प्रिया, अभी 14 तारीख में अयोध्या में भी ये पंक्तियां पढ़ना है। रामभद्रा आचार्य जी ने मुझे याद किया है, सुनाऊंगा। रामभद्रा आचार्य जी के वहाँ से मुझे लेटर आया है। मैं 13 में निकलूंगा, 14 में पहुँचूंगा और ये पंक्तियां वहाँ भी सुनाने वाला हूँ जो यहाँ सुना रहा हूँ कि बनारस की सुबह वाले अवधि की शाम वाले हैं। मैं तो बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ सर, और मुस्लिम और हिंदू मेरे पास तो ये कुछ है ही नहीं सर। मैं तो बस राम जी, कृष्णा जी, हुजूर पैगंबर सबके बारे में लिखता हूँ और मेरी रचनाओं को सब पूरे हिंदुस्तान में पसंद की जाती हैं सर जी। क्या प्रस्तुति देंगे वहाँ पे? वहाँ पे मैं बहुत सारी कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा। यहाँ 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ जो अभी बहुत बेहद पसंद हो रही हैं, पसंद की जा रही हैं। पंक्तियाँ यूँ हैं कि बनारस की सुबह वाले अवधि की शाम वाले हैं, और हामी सुजलाम वाले हैं, हामी सुफलाम वाले हैं। वज़ू करते हैं 5 वक्त हम गंगा के पानी से। वज़ू करते हैं 5 वक्त हम गंगा के पानी से। तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं। तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं। ये पंक्तियां भी जरूर सुनाऊंगा सर वहाँ पे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जब ये गा रहे थे तो एकदम गूज़बम्प जिसको बोलते हैं ना, रोंगटे से खड़े हो गए। गंगा जमुना तहजीब का बेहतरीन उदाहरण अकबर साहब। ज़रूर देखेंगे 22 जनवरी को हम और आप मिलकर। नीलिम सर, 22 जनवरी ही क्यों, कुछ ये समझ नहीं आया। मुझे लगता है यहीं से शुरू कर देते हैं, इस तारीख से। 22 जनवरी को बहुत ही शुभ दिन है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वादशी शुक्ल पक्ष की तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, ऐन्द्र योग है, मेष लग्न में, और सूर्य मकर राशि में रहेंगे। वृष के चंद्रमा और धनु राशि में बुध, शुक्र और मंगल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काल है। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे, जब भगवान श्री रामचंद्र की 51 इंच की श्याम वर्ण की शिला पर भगवान का आवाहन होगा। बहुत कम मुहूर्त नहीं है क्या? दरअसल भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से हर जगह हैं। जैसे पृथ्वी में सर्वत्र जल है, लेकिन हम बोरिंग करके कहीं से जल निकाल लेते हैं। वायु तो सर्वत्र है, लेकिन कंप्रेस्ड वायु कहीं एक जगह इकट्ठी कर देते हैं। और जैसे प्रकाश की अनंत किरणें हैं, उन किरणों को लेंस के माध्यम से कहीं घनीभूत कर देते हैं। उसी तरह जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो शिला तो वही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर शिला में वो सामर्थ्य है कि वो भगवान को धारण करे। लेकिन जब कोई विग्रहवान भगवान का स्वरूप बना करके आचार्यों द्वारा उसे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो एक क्षण आता है कि हम ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, भगवान की प्रतिष्ठा कर देते हैं। और जब प्रतिष्ठित कर देते हैं तो सर्वत्र वह सामर्थ्य विकसित, प्रसारित करने का, लोक मंगल करने का वह स्थान हो जाता है जहां स्मरण करके, मनन चिंतन करके, प्रणाम करके लोग लोकोत्तर आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। और संपूर्ण विश्व में भगवान श्री राम घट घट वासी हैं। उनका हम स्मरण करके न केवल अपना कल्याण कर रहे हैं, अपितु संपूर्ण विश्व का मंगल कर रहे हैं। मर्यादित आचरण की प्रमुखता को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उन्होंने शिक्षा दी, मातु पिता गुरु प्रभु कै वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। जो लोग अपने माता पिता गुरु प्रभु की बात मानते हैं, बिना ही विचार नहीं करते, और जो उसका परिपालन करते हैं, उनके जीवन में शुभता होती है। प्रभु ने आचरित करके, व्यवहारित करके ये बताया
कि उनके माता पिता ने जब ये इच्छा प्रकट की कि ये 14 बरस जाए, 14 बरस राम बनवासी, तापस बेस विशेष उदासी। भगवान प्रतिप्रश्न करने नहीं गए, पूछने नहीं गए कि क्यों भेजा मुझे वन में, और वे चले गए। और राम वन में गए कि बन गए। आज भी हम भगवान राम की स्तुति करते हैं, जो माता पिता की बात मानते हैं, उनके जीवन में सदैव शुभ और मंगल होता है। क्या बात है, बिल्कुल, इसलिए तो मंगलहारी है। हमारे साथ कुछ सदस्य जुड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले युवा कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री हर रोज एक राम भजन को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी फोन लाइन पर जुड़कर कुछ कविताएं सुनाएंगे, तो कहीं हम गायकों को जोड़ेंगे अपने साथ और राम भजन भी सुनेंगे। तो हमारे साथ प्रियम आर्य जुड़ चुके हैं, युवा कवि, और जानते हैं कि वो क्या समर्पित करना चाह रहे हैं भगवान राम को। बहुत बहुत स्वागत है प्रियम। बहुत धन्यवाद प्रिया जी। अभी जैसे कि चर्चा चल रही थी कि राम कैसे बने, आखिर वो क्या भावना थी जिसने राम जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी बना दिया। तो मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हाँ। कि ना सुनी होती जो माँ की, काम बन पाते नहीं, राह बन पाते नहीं, अंजाम बन पाते नहीं। कैकई ने राम जी को भेज कर अच्छा किया, राम वन जाते नहीं तो राम बन पाते नहीं। वाह। राम वन जाते नहीं तो राम बन पाते नहीं। और बहुत सुंदर चर्चा चली। हाँ। और आखिर हम राम जी से क्या सीखते हैं? हाँ। आखिर मैंने राम जी से क्या सीखा? मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ अंतिम। कि राम कथा से मैंने सीखा, हाँ। धर्म कार्य निस्वार्थ करो। वाह। राम कथा से मैंने सीखा, धर्म कार्य निस्वार्थ करो। राम कथा से मैंने सीखा, वक्त नहीं बर्बाद करो, खुद का भी उद्धार करो और साथ साथ परमार्थ करो। क्या बात है। राम कथा से मैंने सीखा, जीवन भर पुरुषार्थ करो। क्या बात है। राम कथा से मैंने सीखा, जीवन भर पुरुषार्थ करो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम हमसे जुड़ने के लिए। इतनी खूबसूरत पंक्तियां, मुझे लगता है हम सब ने इसको रट लिया होगा। वापस आ जाती हूँ मैं हमारे भारतीय दोस्तों के पास, क्योंकि मंदिर, भक्ति, भजन, इन सब पर चर्चा हो रही है। आपने भारत से बाहर हमारे साथियों को, या मतलब वहाँ पर मंदिर है सर? हाँ बिल्कुल। और किस तरह की भक्ति वहाँ पर देखने को मिलती है? देखिए प्रिया, वहाँ तो जो भारत से बाहर जाता है उनके पास सीमित संसाधन और सीमित टाइम होता है। हाँ। तो वहाँ पे भक्ति नेचुरल है, थोड़ा सा वो ज़्यादा करते हैं, रेगुलर करते हैं, पूरे परिवार के साथ करते हैं। तो वहाँ ये एक बहुत अच्छा। और दूसरा, राम तो पूरे जैसे ब्रह्मांड में है तो पूरे विश्व में है, और भारतीयों के लिए तो ऐसा कोई भी शायद परिवार नहीं होगा पूरे विश्व में जो जुड़ा ना हो। सही है। तो सभी भारतीय कोशिश करते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है, सारे जो उत्सव होते हैं, सारे जो हमारे त्यौहार होते हैं, उनको मिलजुल के मनाने की कल्चर होता है। तो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और वो सेंटर कहाँ होता है? वो मंदिर होते हैं अधिकांश, मंदिर से जुड़े कल्चरल सेंटर होते हैं। हाँ। तो वहाँ पे मंदिर, वहाँ की जो कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है, डायस्पोरा है, उसको जोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अब अगर जो राम मंदिर बन रहा है, ये भी प्रवासी भारतीयों के मध्य एक गर्व की अनुभूति कराएगा, और साथ में भारत से, भारत की संस्कृति, कल्चर से जोड़ने का बहुत अच्छा काम करेगा। वसुदेव कुटुंबकम। जी। और एक और चीज है कि जितने हमारे यहाँ तो बहुत सारे फंक्शन हम शायद बीच में स्किप कर देते हैं कि चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं, हम खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो यहाँ शायद नहीं बनाए जाते, लेकिन वो बनाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो भारतीय कल्चर को समझें, उससे जुड़े रहें। हाँ। वो हिंदी बोलने, और जो भारतीय परिधान होते हैं उनको पहन के वो सारे परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। हाँ। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। और भारतीय जो NRI लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से इंटैक्ट रखा है भारतीय कल्चर को, वो तो मुझे लगता है बहुत प्रशंसनीय है। और इसीलिए वो भारत से जुड़ाव हमेशा महसूस करते हैं। कभी ऐसा टाइम नहीं आता कि वो ये सोचें कि नहीं अब भारत के साथ का जुड़ाव नहीं, क्योंकि जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण हमारा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो उनको जोड़ के रखता है। और यही कारण है कि जो बच्चे हैं
आप देखिए दुनिया के, जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में बहुत सारे जो स्पेल बी एग्जामिनेशन होता है, अगर पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड देखें तो उसमें भारतीय बच्चे ही टॉप कर रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण उनका अध्यात्म होता है, उनका योग होता है, उनका जो फोकस है, जो उनको तालीम दी जाती है, जिस तरह से उनको भारतीय जो रूट्स हैं उनसे जोड़ा जाता है, उससे वो कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा दुनिया में बहुत सारी आशीर्वाद ही तो है भगवान का कि देखिए ना, ऋषि सुनक साहब के, ब्रिटेन के पीएम की अगर मैं बात आप करूं, बात करें अमेरिका में कमला हैरिस हैं, ब्रिटेन में ऋषि सुनक हैं, चाहे सूरीनाम की बात करें, मॉरिशस की बात करें, सेशल्स की बात करें, सिंगापुर की बात करें, आप ग्रीस की बात करें, ग्रीस में भी भारतीय मूल के ही प्रधानमंत्री हैं, पोस्टा, इवन उनके पास तो ओसीआई कार्ड भी है, जो खुद प्रधानमंत्री जी ने उनको भेंट किया था। तो ऐसे 16 देश में तो सीधे सीधे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, 200 इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो ये भारत का सॉफ्ट पावर तो है। और दूसरा, पिछले कुछ सालों में जो सॉफ्ट पावर बढ़ा है भारत का एनआरआई के बीच में, और उसकी वजह से जो भारत का मान बढ़ा है, वो फिल्मों ने भी काफी काम किया। भारतीय फिल्में भी अब काफी डब होके दुनिया के हर क्षेत्र में चल रही हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इनमें बहुत पॉपुलर है भारतीय फिल्में। बात आपने छेड़ी दी है, हमारे साथ पंडित जी भी हैं, तो राम पर भी कितनी सारी फिल्में बनी हैं। क्या कहेंगे आप? रामायण तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हमारे दूरदर्शन में ही प्रसारित होता था और कोरोना काल में दोबारा प्रसारित किया गया, ताकि हम किसी भी तरह से भ्रमित ना हो जाए या किसी भी तरह से परेशान ना हो जाए। मैं प्रिय एक चीज जोड़ना चाहूंगा पंडित जी से पहले। रामायण के पहले, मतलब रामायण के बाद बहुत सारी रामायण बनी हैं, अभी बन रही हैं, अभी भी आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर रामायण का जो रेफरेंस पॉइंट है वो पुरानी रामायण है। तो लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उसके साथ। हालांकि बच्चों को ठीक लगता है। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए ना, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं और शायद वो सवाल आप ही से रखना चाह रहे हैं। जबलपुर से अशोक जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी, सवाल रख लीजिए। जी, मैं खरे सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर आप 25 देशों में भ्रमण करके आ चुके हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने मंदिरों का निर्माण हो गया, कुछ गुरुद्वारों का भी निर्माण हुआ है, तो कहाँ कहाँ पर बन चुका है, कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, विधि विधान के अनुसार सब कुछ अच्छा हुआ है, लोग वहाँ जाते होंगे, या हमको जाने का कब अंतिम अवसर मिलेगा, ये बताइए। जी जी बिल्कुल। तो अशोक जी, मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो बताता हूँ। देखिए, सबसे जो नया मंदिर बन रहा है विश्व में, भव्य मंदिर जो बन रहा है वो बन रहा है आबू धाबी में। वो BNPS परिवार बना रहा है, अक्षरधाम जिन्होंने बनाया है, वो विश्व के बहुत बड़े मंदिरों में से एक बन रहा है। और मुस्लिम कंट्री जो UAE है, वहां पे इस तरह के मंदिर का निर्माण अपने आप में ही बहुत आश्चर्य की बात है। इससे पता चलता है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति और डायस्पोरा का प्रभाव उन देशों में है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जो विदेशों में मंदिर बन रहे हैं, कई तो बहुत भव्य मंदिर बने हुए हैं। अगर आप अमेरिका में बात करें, बहुत सारे मंदिर हैं, इंग्लैंड में बात करें, कनाडा में बात करें तो काफी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो मंदिरों का, ये मंदिर तो वो सेंटर होता है जो प्रवासी भारतीयों को उस देश में, उस शहर में जोड़ के रखता है, और वहां पर वो ज्यादा और हमारे भारत में हमको सभी हर धर्मों को जोड़ने का काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ दूर रहकर भी एहसास ही नहीं होने देता हमें इस बात का कि हम हमारी मिट्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो संस्कारों में तो चला ही जाता है। पंडित जी, हम वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा चौपाइयों से शुरू करें क्या अगले सवाल को? हरि अनंत हरि कथा अनंता, करहि सुनहि बहुविधि सब संता। बहुत सारे भगवान के सुंदर सुंदर आख्यानों की चर्चा करते हैं, तो बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। भगवान का स्मरण करना आनंद और उल्लास उत्साह को बढ़ाता है। भगवान की चर्चा इसलिए करते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस व्यक्ति के जीवन में मर्यादा होती है, दिव्यता होती है, लोग उसका अनुकरण करते हैं। भगवान श्री राम के दिव्य गुण हैं, उन गुणों की चर्चा करने से भगवान समझ में आते हैं। भगवान के विशेषण हैं शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। इस तरह भगवान के विशेषण बताए गए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है पंडित जी, ये हम देखिए दृश्य देख रहे हैं, ये शुरुआत मुझे लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है 22 जनवरी का, और कितने से झांकियां हम देखने को मिल रही हैं।
ये झांकियां दरअसल कि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो चुका है। एक अनुरोध मुझे ऐसा लग रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, समय समय पर आपके सामने जब आते हैं तब भी, कि ज़्यादा भीड़ ना लगाएं 22 जनवरी को। थोड़ा सा इंतज़ार, आपने इतने सालों इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और करें। कितनी खूबसूरत तस्वीर, अपने अपने दृष्टिकोण से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत एक कभी ना भुला देने वाले ये दृश्य। मुझे लगता है कि एक दो सवाल मैं पंडित जी से और कर लेती हूँ, क्योंकि आज राम का ही दिन है और राम के कुछ भक्त हमारे प्रवासी भारतीय के रूप में 100 से ज़्यादा देशों में विद्यमान है। पंडित जी, 22 जनवरी हमने तारीख तो पूछ ली, दिन कौन सा होगा एक चीज़, और दूसरा कि ये जो बहुत लंबा इंतज़ार हुआ कई धर्मों के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बात कह रही थी गंगा जमुना तहजीब वाली, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अकबर साहब के साथ ही इस सवाल को उठा लेती हूँ जी। अष्ट चक्रा नवद्वारा अयोध्या देवा नाम पूह, कहते हैं कि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है, अर्थात देवता यहाँ निवास करते हैं। अगर कोई कहे कि संसार में कौन से महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, भारत में कौन सी जगह जानी चाहिए, तो हमारे यहाँ 7 पुरियों का वर्णन है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो ये 7 पुरियां मोक्षदायी हैं। यहाँ जाने से व्यक्ति के जीवन में सर्वविध कल्याण होता है। अयोध्या उसमें पहली है। और जब कोई रामलला के इस जन्म प्रसंग के साथ ही नहीं, अनंत काल से सरयू जी में जाकर स्नान करता है, उस परिक्षेत्र में पहुंचता है, तो सर्वविध उसका कल्याण होता है। यह बताया गया कि जब कोई सत्य बोलता है तो हरिश्चंद्र जैसी कीर्ति प्राप्त करता है, दिलीप जैसी गौ सेवा करता है तो उसके यहाँ श्रेष्ठ संतान होती है, भगीरथ जैसी साधना करता है तो गंगा जी को लेकर अवतरित होता है, और अपनी 10 इंद्रियों को वश में करता है तो दशरथ बनता है, और फिर उसके घर में राम पैदा होते हैं। जिसके घर में राम पैदा होते हैं उसी का कुल धन्य है। हम बड़े हैं ये हमारी महानता नहीं है, हमारी संततियों में संस्कार हो ये महानता है। चरित्र किस तरह अच्छा बन सके, हम किस तरह भारतीय परंपराओं का पोषण कर सकें, वेद, पुराण, उपनिषद, ये हमारी जो गाथाएं हैं ये हमारे चरित्र को दृढ़ बनाती हैं। और जिसका जितना उज्जवल चरित्र रहता है वो उतना सामर्थ्यवान होता है। युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक उसका स्मरण होता रहता है। यही भगवान की भगवत्ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णता का अनुभव करा दें। वे भगवान श्री राम हैं और वे जगन नियंता हैं। हम सबका मंगल और कल्याण कर रहे हैं। हम राम का अनुसरण करें, आचरण करेंगे तब बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि ये हर भारतीय के रग रग में समाया हुआ है। भक्ति जो जिसकी हम बात करते हैं, उसी की शक्ति है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन अंदर से दिल है हिंदुस्तानी। सर, हम निवेश की बात कर लेते हैं। सबसे कुछ आंकड़े बोलते हैं, तथ्य बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अगर विदेशों से अगर पैसा आया है हमारे भारत में तो हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा। थोड़ा सा इसका गणित और उसका समीकरण भी समझा दीजिए। मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो रेमिटेंस की हम बात करते हैं, विश्व में भारत नंबर 1 है जहां सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है इस समय। विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों से आता है। अगर हम टॉप 2-3 की बात करें तो UAE है, इसके बाद अमेरिका है, सऊदी अरब है। तो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय पैसा भेजते हैं और वो निश्चित तौर पे भारत के जो इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ पैदा करता है बहुत ज़्यादा। तो उस मामले में भी यहाँ मैं एक चीज़ और, अध्यात्म की चूंकि बात चल रही है, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, भारतीयों की जो शिक्षा है, भारतीयों की जो सफलता है, भारतीयों का जो रिसर्च में, वहाँ के विकास में योगदान है, वो कहीं ना कहीं राम जी की सोच से, देश में जो अध्यात्म की शक्ति है उसकी सोच से जरूर ड्रिवन होता है। क्योंकि वहाँ जाके भी वो उस देश के विकास में बहुत ही डेडिकेटेड होके अध्यात्म की शक्ति के साथ योगदान देते हैं।
और यही होता है। देखिए, आपने बहुत कम ऐसी खबरें सुनी होंगी जब भारतीयों के बारे में उन देशों में कोई शिकायत हुई हो, कोई विदेश में शिकायत होती है या उनको सजा होती है, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन के तरीके से, बहुत आध्यात्मिक शक्ति से वो काम करते हैं और उस देश के विकास में सीरियसली योगदान देते हैं। ये एक अच्छी चीज है जो मेरा अपना एक अनुभव रहा है। और इसमें एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि वहां पे भी चूंकि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, भारतीय कहीं भी रहें वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने माँ बाप से, अपने देश के साथ वो लगातार जुड़ते हैं। वहां के जैसे अब ये राम जन्मभूमि, जो राम मंदिर का निर्माण है, इसमें बहुत रुचि है विदेश में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके बारे में बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। इवन वो ये भी चाह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम विजिट करने चलेंगे। वो इस पे अभी से आमंत्रण भी भेजे गए, विशेष निमंत्रण भेजे गए हैं सर। बहुत खूबसूरत सा कार्ड देख रही थी मैं जो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जाने माने साहित्यकार, भाषाविद है आनंद कृष्ण सर, जिनके नाम में ही कृष्ण है, और वो बात करेंगे राम की। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर। सभी का बहुत बहुत नमस्कार। सभी का जय राम जी की कहूँगा। जय राम जी की। अब तो देखिए, राम एक केवल अवतारी पुरुष ही नहीं है, बल्कि राम असल में भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की एक पहचान है। मैं कहीं पढ़ रहा था, हालांकि मुझे बहुत पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मतलब पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, मुझे उसे सुनिश्चित करना है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तो उसके बाद में समाज की जो एक बहुत बुरी तरीके से नैतिक रूप से जो पतन हो चुका था, उसको देख करके कृष्ण ने उस समय महसूस किया था कि समाज का ये जो पतन हो चुका है, इस पतन को घर से स्थापित करने के लिए, इस पतन से ऊपर उठने के लिए उन्होंने राम के मंदिर का निर्माण कराया था। मुझे अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जानकारी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या लगता है आपको, इससे क्या बदलाव आने वाला है? मैं थोड़ा सा धरातल पर रखकर इस सवाल को करती हूँ आपसे। देखिए ऐसा है कि राम जो है वो हमारे देश में साकार का पूजा किया जाता है। साकार ब्रह्म की का महत्व जो है वो है हमारे देश में। राम हमारे रूप में, हमारे सामने एक साकार रूप में है। वो एक पत्नी, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में, विभिन्न जितने भी समाज में व्यक्ति के जितने भी रूप हो सकते हैं, उन सारे के सारे रूपों के एक आदर्श रूप में वो हमारे सामने आते हैं। हमारे सामने एक आदर्श बनता है कि एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श सखा, साथी कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजों का एक आदर्श हमारे सामने बनता है कि एक आइडियल 100% कैसा होना चाहिए, वो हमारे सामने बनता है। तो हमको जब ऐसा एक 100% एक आइडियल हमारे सामने बनता है, तो हम उसको एक अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से एक अच्छी समाज की, एक सार्थक समाज की, सुपुष्ट समाज की स्थापना की शुरुआत होती है। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर। बातचीत हम करते रहेंगे क्योंकि आपको तो हम स्टूडियो में भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन ये अच्छा मौका था कि आपसे मैं अलग पहलू पर चर्चा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कृष्ण जी। अभिषेक सर, एक सवाल आखिरी रख लेती हूँ, मुझे लगता है फिर एक सरप्राइज पैकेज है हमारे दर्शकों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके उद्देश्य को लेके? मैं संक्षिप्त में अगर जवाब जान लूं तो क्या बदलाव आएगा आने वाले समय में इस तरह के जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम अगर हमारे प्रवासी जो भारतीय लोग हैं वो देश के लिए इतना रेमिटेंस भेजते हैं, इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं, देश की जब कोई बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो खड़े हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, भारत का सॉफ्ट पावर भी प्रवासी भारतीय हैं, तो बदले में अगर देश उनके योगदान को अगर हम माने, स्वीकार करें और उनको सम्मानित करें इस तरह के प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करके, तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। वो इस उम्मीद से नहीं कर रहे हैं कि देश उनको कुछ देगा, लेकिन देश की ये जिम्मेदारी है कि हम भी उनके योगदान को एक्सेप्ट करें और हम भी उनके इस जिम्मेदारी को निभाएंगे कि हम उनको समय समय पे परेशान करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर हमसे जुड़ने के लिए। सर को मैं यही धन्यवाद करूंगी क्योंकि एक सरप्राइज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होने वाला है। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको लिए चलती हूँ, जो लोग राजधानी में हैं और भोपाल मेले में जा चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने खूबसूरत सी झांकी देखी होगी जो राम मंदिर को समर्पित है। उस झांकी को
को लेकर और संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है दूरदर्शन परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जी ने। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार लगभग हो चुका है। और भोपाल में अगर बात करें तो एक मेला है, भोपाल उत्सव मेला, जो पारंपरिक मेला है भोपाल का, वर्षों पुराना ये ऐतिहासिक मेला है। और वहाँ पर एक स्टॉल है जहाँ पर 3D मॉडल, राम मंदिर का 3D मॉडल जो है उसका स्टॉल है और वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों मीडिया में अगर देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, या जो चर्चाएं पूरे देश में दुनिया में है भगवान राम लला की, उनके विराजमान होने की और उस भव्य राम मंदिर की, जिसका इंतज़ार जो है वो पूरे देश को है कि जब पूरी तरीके से वो बनकर तैयार होगा उसके बाद देश और दुनिया में उसकी आस्था जिस तरीके से आज है और भव्य होती जाएगी। और ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं, दरअसल लोग इसको एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए भी जो है वो इसको खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। सर ये हर हिंदू के लिए एक मतलब अपने आप में ही एक बहुत ही ऐसी बात है कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। और ये मैं अपने घर के लिए ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू अपने घर में ये राम मंदिर रखे, जो कि उसके लिए खुद एक हिंदुत्व की बात होगी और बहुत अच्छी बात है सर ये। और जैसे कि हम बात करते हैं राम मंदिर की, तो इतिहास भी गवाह है कि ये राम मंदिर किस चीज़ का प्रतीक है सर। बहुत ही प्यारा ये मॉडल है, मतलब इतना देखिए कि दूर से अट्रैक्टिव हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मतलब बाकी शॉप्स को इंसान सिर्फ देखता है, लेकिन इस चीज़ शॉप में कि अंदर आके इतना ज़्यादा देखना पड़ रहा है कि ये चीज़ है क्या, इसमें ऐसा क्या लुक है, ऐसा कैसे बनाया गया है। और मुझे तो इतना पसंद आया कि मैंने लेने के लिए भी सोच लिया है फॉर गिफ्ट। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। मेरे फ्रेंड्स लोग तो अयोध्या जा भी रहे हैं 22 जनवरी को घूमने के लिए। हाँ, और अब मैं भी लेने का सोच रही हूँ कि मैं भी एक लेके जाऊँ अपने घर के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, हम लोग भी गए हैं, लेकिन वाकई बिल्कुल वैसे ही छवि बना दी है, बहुत सुंदर। हो सकता है ऐसे ही हो, पूरा हुआ ये प्रतिक्रिया नज़र आ तो रही है, जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है वैसा लगभग लग तो रहा है, लेकिन वास्तविक में देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये वैसे ही प्रतिक्रिया है या नहीं है। क्या एक उत्साह है इस बार भोपाल में अगर देखें, मध्य प्रदेश में अगर देखें, अयोध्या में जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी? जी हाँ, उत्साह तो पूरा है और जो दर्शन हम यहीं से कर पा रहे हैं 3D मॉडल की तरह, वो भोपाल से ही कर पा रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ वुडन 3D मॉडल्स के अलावा कुशन, फोटो घड़ी, फोटो फ्रेम राम मंदिर से जो भी संबंधित है वो भी यहाँ मिल रहा है। तो ना सिर्फ लोग अपने परिवार के लिए, अपने घर में इस मॉडल को रखने के लिए, बल्कि दोस्तों के लिए गिफ्ट करने के लिए भी जो है इस तरह के मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं दुकानदार जो है यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स इन मॉडल्स का और किस तरीके के मॉडल्स हैं। रिस्पॉन्स देखिए सर बढ़िया आ रहा है, लोग आराम से सब देखते हैं, अलग अलग साइज़ के जो हैं सारे मॉडल देखते हैं, जिसको जो अच्छे लगते हैं वो लेके भी जा रहे हैं अपने हिसाब से। फिर क्या कीमत इनकी है? इनकी कीमत शुरुआत होती है 300 रुपये से लेके 8000 रुपये तक, सारे अवेलेबल हैं अलग अलग साइज़ में। क्या मटेरियल इसमें आप यूज़ करते हैं? ये मटेरियल वुडन मटेरियल रहता है, MDF कहलाता है, ये उससे बनते हैं पूरे। ये इससे पहले मेले में कभी लोगों ने ऐसे मॉडल्स नहीं देखे, लेकिन इस बार अगर देखें तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, अभी तक मॉडल दूसरे लोग लेते थे, कहीं फ्रेम ले रहे हैं, ताजमहल ऐसी चीज़ों में ताजमहल दिया जाता था, लेकिन राम मंदिर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आदित्य श्रीवास्तव जी की इस रिपोर्ट के बाद मैं तो आज शिरकत करने वाली हूँ मेले में। अगर भोपाल में मौजूद है तो चलिए मेरे साथ शाम को। इसी के साथ सरप्राइज पैकेज की मैं बात कर रही थी ना, तो हमारे साथ एक जाने माने प्रवासी भारतीय, जाने माने इसलिए क्योंकि इनका यहाँ आना जाना लगा रहता है और बहुत सारी अचीवमेंट्स, उपलब्धियां हैं उनके खाते में। जाने माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर टोरंटो कनाडा से विशेष रूप से जब भोपाल आए थे तो हमने दूरदर्शन में उनको आमंत्रित किया और उन्होंने समय निकाला सुबह सुबह, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है कि रात दिन पता नहीं चलता। हमारे साथ सुलभ श्रीवास्तव जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टोरंटो कनाडा में, वो वहां पर रह रहे हैं तकरीबन 12 साल से भी ज्यादा समय से। सुलभ जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। 12 इयर्स हो चुके हैं, अभी 12 साल हो चुके हैं टोरंटो कनाडा में। और अभी हाँ, टाइम डिफरेंस का जैसे आपने बात की सॉरी, टाइम डिफरेंस की कैसे बात की। हाँ तो इसलिए अभी वहाँ तो खैर रात है, एंड बट काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद एकदम सुबह। कितने साल बाद आए हैं आप भारत?
वैसे तो मैं आता रहता हूँ, लेकिन कोविड के बाद ये पहली बार आना हुआ है यहाँ, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स। भारत में आकर भारतीय और भारत से बाहर जाकर भारतीय है तो भारतीय, तो कैसा महसूस होता है? मतलब किस तरह के अनुभव, आप शुरू से वहीं पर रहते हैं या अभी मतलब प्रोफेशन के चक्कर चलते वहाँ पर आप वहाँ पहुँचे हैं? हाँ, सो प्रोफेशन आईटी कंसल्टेंट हूँ मैं वहाँ पर। सो वहाँ पर कंपनी के थ्रू ही गया था और वहाँ जाकर फिर काम किया और वहाँ पर फिर ऐसा आगे चलता रहा कि फिर वहीं पर एक सेटल हो गया हूँ मैं। सो हाँ, लेकिन जैसा कहा कि वो दिल तो इंडियन ही है। सो इंडिया आना जाना रहता है कॉन्स्टेंटली, और स्पेशली इंडिया में दिल्ली, फिर भोपाल भी आना होता ही है हर बार। सो थ्रू वर्क, लेकिन अब वहाँ पर सेटल एक तरीके से हो गया। मतलब काम के चलते वहाँ पहुँचे थे आप। हैं तो आप हिंदुस्तानी, यहाँ पर भारत में कहाँ पर रहते थे? मतलब भोपाल में ही प्रॉपर रहे हैं आप? प्रॉपर भोपाल में। तो मॉम डैड यानी शुरुआत से ही आप भोपाल में रहे थे? हाँ जी, भोपाल में। तो अभी माँ पापा यहाँ पर है? क्योंकि ना ये एक बड़ी विडम्बना है कि जब बच्चे विदेश पहुँच जाते हैं तो विदेश से यहाँ तो नहीं आना चाहते, इसका सब जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन माँ पापा को जरूर वहाँ बुलाना चाहते हैं। क्या आपने भी इस तरह की कोई शर्त तो नहीं रख दी? नहीं, तो मम्मी को बुलाया था वहाँ पर, और उनको फिर मम्मी का ऐसा था कि वो आधे टाइम वहाँ रहती थी, कुछ महीने वहाँ रहती थी, फिर कुछ महीने इंडिया रहती थी। सो उनका, हाँ, उनके लिए ऐसा था कि थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता था उन्हें, लेकिन थोड़ा वो सेट हो गया था, क्योंकि अब जैसे वहाँ पर भी अभी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी हो चुकी है। सो काफ़ी लोग, पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स चाहते थे, उनको वहाँ पर समझ नहीं आता कि घर पे है, लेकिन सोशलाइज कैसे करें, कहाँ पे जाएं। बट अभी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोगों के पेरेंट्स हैं, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को लेकर भी होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के क्लब्स हैं, वैसे ही वहाँ पर भी इंडियंस की कम्युनिटीज़ में उन्हें ऐसे कुछ क्लब्स बना लिए हैं, तो जिससे कि सबका टाइम भी अच्छे से पास होता है, और अकेलापन नहीं लगता है पेरेंट्स को। तो अच्छा, मतलब अब वहाँ पर भी इस तरह की सुविधाएं। मैं अगले सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी। एक सवाल मैं, चूंकि विदेशों की बात हो ही रही है, तो आपने भी तो विदेशों का भ्रमण किया हुआ, वहाँ पर भी तो पूजा पाठ करवाई हुई है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष आपने पूजा को पूरा मतलब पूजा पाठ करवाई थी। रविदास जयंती मुझे ऐसा लगता है वही समय था, तो थोड़ा सा इस अनुभव को भी आप साझा कीजिएगा। हाँ प्रिया जी, मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ कि विगत दिनों सागर मध्य प्रदेश में रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूजन कराने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसमें पंचशिला पूजन और मंत्रों का उच्चारण और संकल्प करा करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। प्रधानमंत्री जी बहुत सहृदय हैं, अत्यंत आत्मीयता से संवाद करते हैं, और पूजन अनुष्ठान में जिस तरह वो दत्त चित्त होकर कार्य करते हैं, ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही उपादेय विषय है। मुझे अनुभव है, चूँकि प्रभु कृपा से और आदरणीय ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के सौजन्य से, पूज्य महर्षि महेश योगी जी के संस्थान में मुझे विदेशों में बहुत रहने का अवसर हुआ। हॉलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इन तमाम देशों में रहकर मैंने ये अनुभव किया कि वहाँ लोग मुस्कुराते हैं, प्रेम से अनुष्ठान करते हैं, योग जप नियम तप करते हैं। आपको जानकर आनंद होगा कि अमेरिका में आयोवा नाम का एक राज्य है, और आज 20 वर्ष से वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है पूरे राज्य में, और वहाँ पर भारतीय हमारे वैदिक विद्वान हजारों की संख्या में रहते हैं और रोज नित्य रुद्री का पाठ करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी है उसका पाठ करते हैं, और उनके अंतःकरण में ये दृढ़ विश्वास है कि जहाँ लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वहाँ की संपूर्ण चेतना सकारात्मक हो जाती है। जो लोगों के मन में सात्विकता की उद्भावना होती है, और चित्त चेतना जब प्रासादिक होगी, चेतना
आनंद का अनुभव करेगी, शुद्ध होगी, तो निश्चय ही लोक मंगल होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जन जन में यह बात विकसित करना चाहते हैं कि जब अधिकाधिक लोग सात्विक होंगे तो निश्चय ही ऑरा शुभ हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा और मन सदैव प्रसन्न रहेगा। क्योंकि अनंत उपलब्धियां हो लेकिन चित्त शांत और प्रासादिक नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब चित्त प्रसन्न रहेगा तो निश्चय ही भूमंडल में सात्विकता होगी। मध्य प्रदेश का तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि उनका पूजन कराने का अवसर मुझे मिलता है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा की मैं बात कर रही हूँ, आपको भी निमंत्रण बहुत जल्दी आने ही वाला होगा, तो हम सभी की तरफ से पंडित जी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं संस्कृति को लेकर एक सवाल रखना चाह रही थी। आपका बचपन यहीं बीता, खासतौर से मध्य प्रदेश के भोपाल में ही बीता, पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई, इंजीनियरिंग भी यहीं की होगी जी। केवल जॉब करने के लिए वहां गए। सवाल मेरा बिल्कुल आम लोगों की तरह है कि क्यों, क्या भारत में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या कभी ऐसा सोचा है कि अब 12 साल बाद आप लौट चले? अपॉर्चुनिटीज इंडिया में तो थी ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा है कि आईटी की फील्ड हो या कोई दूसरी भी फील्ड, बट स्पेशली आईटी में उस टाइम जब मैं गया था तो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की काफ़ी वैल्यू होती है। बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिन कंपनीज और क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं वो यूएस और कनाडा और यूरोप बेस्ड होते हैं, तो उनके कल्चर को समझना और उनके साथ जैसे काम करना है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वहाँ जाकर हम कैसे वो काम करते हैं, उनका वर्क कल्चर और उनकी जो थोड़ी वैल्यूज़ हैं, अगर हमें उसकी समझ हो तो उससे वी कैन वर्क यू नो एक हार्मनी हो जाती है जिससे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं साथ में। सो दैट वाज द मेन रीज़न। लेकिन आपने जैसे कहा कि हाँ अब इंडिया में भी लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत अच्छी हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड अदर स्टार्टअप्स और दूसरे उसमें भी। सो बड़ी बड़ी कंपनियां अब यहाँ पर आ रही, मतलब अब हमारे भारतीय दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को अब कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ या बिल्कुल आईटी सेक्टर की मैं बात करूँ, तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छे मौके दे रही हैं भारतीयों को, हमारे सदस्यों को। जी बिल्कुल। सो इंडिया में भी अभी सैलरीज और इनकम काफ़ी अच्छी हो चुकी है, लेवल एक जो है उनका इट इज़ वेरी गुड। और सो हाँ आई मीन दैट इज़ वन ऑफ द रीजन, इसलिए कि अभी काफ़ी लोग वहाँ पर इंडिया में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी इनकम लेवल रिलेटिवली उनको वहाँ जैसा मिल जाता है, और फिर यहाँ फैमिली के साथ हैं, यहाँ पर कंफर्ट है, वहाँ पर वहाँ मुझे लग रहा है ये पहला मौका है आपका कैमरे के सामने आकर हम सबसे बात करने का। ये मौके मिलते रहेंगे, जब भी आप भारत में आए और भोपाल में आए तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। एक छोटा सा संक्षिप्त में जवाब लूँगी इस सवाल का कि क्या अंतर आपने देखा, क्या आपको अनुभव हुए, क्या हमारे भारतीयों को विदेश जाना चाहिए, प्रवासी भारतीय बनना चाहिए? अब आपका क्या सोचना है 12 सालों की इस जर्नी के बाद? एक एक्सपीरियंस के लिए तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस करेंगे अगर आप नहीं गए तो। लेकिन ओवरऑल एक खुद के उसके लिए काफ़ी पर्सनालिटी उससे काफ़ी एक डेवलप होती है। मतलब तो दूसरों से सीख साख के अपने घर में वापस आ जाओ भाई और उस शिक्षा का इस्तेमाल हमारे देश के अंदर भी कर लो। आखिरी में सवाल आपसे, और मुझे लगता है सवाल की बजाय अनुरोध की खूबसूरत चौपाइयों से हम समापन करते हैं कार्यक्रम का। बिल्कुल। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। भगवान श्री राम का स्मरण करना है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। भगवान श्री राम का स्मरण करना है, संपूर्ण विश्व में जाइए। जैसे कोई एवरेस्ट पर जाता है, वहाँ झंडा फहराता है लेकिन वहाँ रहता नहीं है, इसलिए पूरे विश्व में जाइए, ऐश्वर्य का विस्तार करिए
और फिर लौटकर अपनी इस पवित्र धरती पर आ जाइए। भगवान श्री राम जी ने भी यही बात वाल्मीकि रामायण में कही कि यद्यपि रावण के पास वो सोने की लंका है, तथापि लक्ष्मण हमारा ये अवध, ये कौशल, ये भारत, ये अपूर्व है। इसलिए जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की परंपरा है, हम सबको अपनी भारतीयता में, अपने स्व में आना है। प्रभाव बहुत अच्छा होता है पर वो दूसरे का होता है, लेकर स्व के भाव में आना। स्व के भाव की जो आप बात कर रहे थे ना कि कबीरा जब तुम आए थे जग हंसे तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। बहुत बहुत शुक्रिया सुलभ श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, और आप ही नरेंद्र त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री राम जी की ज्योति हम घर बैठकर जलाएंगे और आनंद लेंगे 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, मुझे यही दीजिए इजाजत, नमस्कार।